नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का कार्यक्रम रहने वाला है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद करेंगे। शाम 4 बजे 5 केडी सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा, जिसमें शोधार्थियों से संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो शाम 4 बजे का वक्त है जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 5 केडी सीएम आवास पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज शोधार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। तो फेलोशिप प्रोग्राम, मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम में शोधार्थियों से संवाद का यह कार्यक्रम है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ शोधार्थियों से सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जुलाई के महीने में योगी कैबिनेट ने एक मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था। इसके तहत जो 100 अलग अलग एस्पिरेशनल ब्लॉक थे, डेवलपमेंट ब्लॉक थे, उन ब्लॉकों में एक उसकी उसकी तैनाती होनी थी। टेक्निकल ऑब्जर्वर की उसकी तैनाती होनी थी। और उस तैनाती वाले जो 100 छात्र हैं जिनको तैनाती दी गई है, विकास खंड के जो आकांक्षी ब्लॉक है, वहां पर किस किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जो विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उन विकास योजनाओं के सर्वेक्षण के लिए, उनके तकनीकी नॉलेज के लिए, वहां पर एनर्जी, वहां टेक्नोलॉजी, वहां पर ऑब्जर्वेशन, वहां की जो पॉलिसी है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको क्या टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, वो तमाम आकांक्षी ब्लॉक में युवाओं की 100 युवाओं की तैनाती वहां पर की जानी है। वो मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत उस पर तैनाती की गई है। तो उन सभी छात्रों के साथ जो मुख्यमंत्री फेलोशिप के साथ आकांक्षी ब्लॉक से जुड़े हुए जो छात्र होंगे, उनके साथ आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। और उस संवाद में संवाद के जरिए वो उनको बताएंगे कि सरकार की रीति और नीति क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है, सरकार किस तरीके से क्या उनसे चाहती है, कैसे युवाओं का उपयोग करना चाहती है, उनको टेक्निकल ऑब्जर्वेशन के जरिए वहां पर जो योजनाएं जो चल रही हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, वहां पर क्या खामियां हो रही हैं, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे और क्वालिटी मेड सरकारी कामों को जन कल्याणकारी कार्यों को कराया जा सकता, उसमें वो युवा कैसे सहयोग करेंगे, वो तमाम चीजें हैं। वो मुख्यमंत्री उनको उद्बोधन देंगे और मुख्यमंत्री उनके साथ संवाद करेंगे। ठीक है ब्रजेश जी, इसके साथ ही साथ चूंकि ये 4 बजे ये पूरा कार्यक्रम शुरू होना है, कितने घंटों का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, और कहीं ना कहीं जो छात्र इसमें जुड़ रहे हैं, जो युवा इसमें जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बातें रखते हुए नजर आएंगे। कि सरकार का एक साफ तौर पर यह मानना है कि युवाओं के स्किल का प्रयोग सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में होना चाहिए। जो युवा स्किल्ड हैं, जो युवा टेक्निकली वेल नोन है, उन सभी को कम से कम उन्हें मालूम हो कि सरकार की योजनाएं क्या चल रही हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि सरकार काम कैसे कर रही है, वो सरकार की रीति नीति में, सरकार की पॉलिसी इस तरीके से भागीदार बन सकते हैं। ये मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम उसी का है। 1 साल के लिए यहां पर युवाओं का चयन किया गया है, उससे आगे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। वो तमाम युवा जो चाहते हैं कि वो इस देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूट करें, प्रदेश के विकास में कंट्रीब्यूट करें, वो इस पर आवेदन कर रहे हैं। तो उनके साथ जब रूबरू होंगे तो जाहिर तौर पर सतना भी लग सकता है, लेकिन अभी ये उम्मीद क्योंकि 100 छात्रों के साथ संवाद है, लगभग से 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे सभी छात्रों को, ये बताएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पिछड़ों से सौतेला व्यवहार करती है, यह आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी का दलितों और पिछड़ों से सौतेला व्यवहार है। पिछड़ों दलितों का अधिकार खत्म हो रहा है। बीजेपी पिछड़ों दलितों के खिलाफ साजिश कर रही है। बीजेपी पिछड़ों का वोट चाहती है, उनका विकास नहीं। पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती बीजेपी। तो ये आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तो देखिए, एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सूची बनाई गई थी उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि जो आपने सूची बनाई है वो सही नहीं है और अगर आप चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं तो आप बिना आरक्षण दिए ही ये चुनाव करा सकते हैं। हालांकि उसके बाद तमाम तरह की बातें उठने लगी हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव भी पिछड़ों को लेकर ये सवाल खड़े करते हुए बीजेपी पर वार करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज जो हमें देखने को मिल रहा है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सरकार घिर रही थी और कहीं ना कहीं संशय में इस वक्त सरकार है, किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन उस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए पिछड़ों, दलितों को लेकर बीजेपी पर वार किया है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। अगर बात की जाए आज की पीसी की, तो आज की पीसी का मेन मुद्दा ही आरक्षण का था, जिसमें लगातार उन्होंने सरकार को घेरा है अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है और कल अगर आज वो पिछड़ों का आरक्षण छीन रही है तो कल दलितों का भी आरक्षण छीन लेगी। तो उन्होंने लगातार सरकार को घेरे में लिया है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी सरकार है जो कभी भी इनका भला नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो वोट तो चाहते हैं पिछड़ा समुदाय से, दलित समुदाय से, लेकिन उनकी भागीदारी बढ़े ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और जो पुलिस भर्ती में जो आरक्षण दिया गया था उसको भी वापस ले लिया गया। नौजवानों की नौकरी चली गई, रोजगारों को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम मुद्दे अखिलेश यादव ने आज उठाए हैं और जिनको लेकर बीजेपी को उन्होंने घेरा है। इसके अलावा अयोध्या से जो तमाम व्यापारी मंडल के लोग आए हुए थे, जिनके जो दुकानें थी, उनका घर था, जिन पर बुलडोजर चला दिया गया,
और उनको मुआवजे के नाम पर सिर्फ 1 लाख रुपए दिया गया। उनको भी उनका मुद्दा अखिलेश यादव ने आज अपनी पीसी में उठाया कि किस तरीके से जो सरकार है जहां बड़े बड़े वादे करती है राम मंदिर को लेकर कि राम जन्मभूमि पर इतना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, राम मंदिर बनवाया है, लेकिन वहाँ के जो अयोध्या निवासी हैं, जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, उनको कितना कुछ नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार से अपील की कि सरकार उनको प्रॉपर मुआवजा दे, जिससे वो अपना दोबारा से अपनी दुकानें, अपना घर, अपना सब कुछ स्थापित कर सके। और जो उनको मुआवजा दिया भी जा रहा है, वो जिनका घर बुलडोजर चला दिया गया, जिनकी दुकानों बुलडोजर चला दिया गया, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। मतलब 1 लाख रुपए का मुआवजा बहुत ज्यादा कम है। और उनको जो जगह दी जा रही है, सरकारी जगह, वो भी इतनी दूर दी जा रही है जहां पर व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। और लगातार जो नगर निकाय का चुनाव लेट हो रहा है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने आज पीसी में बात की। ठीक है स्कंदिता, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। नोएडा स्थित एक दवा निर्माता कंपनी की जांच शुरू हुई है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से 18 बच्चों की मौत हो गई है। नोएडा के सेक्टर 67 में दवा निर्माता कंपनी मेरियन बायोटेक 18 बच्चों की मौत के बाद कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। सिरप में ज्यादा केमिकल होने के कारण बच्चों की मौत हुई है। तो इंडिया में बैन है मेरियन बायोटेक का कफ सिरप। तो उज्बेकिस्तान में रजिस्टर्ड है मेरियन बायोटेक कंपनी। तो कंपनी की विदेशों में ही सप्लाई की जाती है दवा। तो देखिए, इंडियन कंपनी मेरियन बायोटेक का कफ सिरप बनाती है जिसे इंडिया में बैन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद विदेशों में इसकी सप्लाई होती है। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रिया, देखिए, दवा की ये जो कंपनी है, जहां भारत में इस पर पाबंदी है, लेकिन विदेशों में इस दवा की लगातार खेप भेजी जा रही थी और उस दौरान देखिए एक बड़ा हादसा हुआ कि 18 बच्चों के सिरप को पीने से मौत हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये नोएडा में कंपनी है मेरियन बायोटेक, जिसमें कि देखिए ये जो कंपनी है ये दवा बनाने का जो खांसी का सिरप है उसका काम करती थी और साथ में ही विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती थी। तो विदेशों में इसकी सप्लाई की जा रही थी, तो अभी वहां से ट्वीट कर वहां के स्वास्थ्य मंत्री जो कि उज्बेकिस्तान से हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां पर 18 बच्चों की इस दवाई से मौत हो गई है। तो इसी कंपनी पर अभी केंद्र सरकार के द्वारा टीम गठित की गई है जो यहाँ से सैंपल लेकर पहुंची है और अभी इंतजार है जब उनकी रिपोर्ट आएगी। क्योंकि देखिए एक दवाई से 18 बच्चों की मौत हो जाना, और उससे पहले भी एक गाबिया जगह है फॉरेन कंट्री में जहाँ पर 66 बच्चों की मौत इसी दवाई से बताई जा रही है। तो देखिए अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल यहाँ से गए हैं उनकी जांच अभी होनी बाकी है। 27 तारीख को ये सैंपल लिए गए हैं। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इसमें किस चीज की, किस केमिकल की मात्रा ज्यादा थी जिससे उन बच्चों की डेथ यहाँ पर होती हुई नजर आई है। प्रिया, इसके अलावा क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी इस कंपनी को लेकर? क्योंकि देखिए इंडिया में तो बैन है, क्या बाहर भी इस तरह की कंपनी को लेकर बैन लगा दिया जाता है या कानूनी कार्रवाई किस तरह की होगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो 2012 में मेरियन बायोटेक कंपनी उज्बेकिस्तान में ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पर जो ये कंपनी है, यहाँ पर इंडिया में दवाई जो कफ सिरप है उसको सप्लाई नहीं किया जाता था। उज्बेकिस्तान में इसकी सप्लाई थी और 2012 से ये रजिस्टर्ड है। लगातार वहाँ पर इसकी दवाई बिक्री चल रही थी, लेकिन एकदम से जब मामले ने तूल पकड़ा तो उसमें 18 बच्चों की डेथ सामने आई है और केंद्र सरकार ने भी इसमें देखिए आगे बढ़कर अपने कदम बढ़ाए हैं। टीमें गठित की गई है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी सैंपल लिए गए हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और वहीं लालबाग चर्च के सामने अचानक धंसी सड़क, घटिया सड़क निर्माण का मामला आया सामने। सड़क धंसने से आवागमन हो रहा है प्रभावित। लखनऊ से ये खबर दे रहे हैं, लालबाग चर्च के सामने सड़क धंस गई तो घटिया सड़क निर्माण का मामला सामने आया है। तो सड़क धंसने से आवागमन हो रहा है प्रभावित, लेकिन लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई है। और देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये मामला है और इस मामले में लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं
कि सड़क बनाने के लिए किन सामानों का प्रयोग किया गया और भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं बू नजर आ रही है। नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ ये पूरा मामला, देखिए बीच रास्ते में ये सड़क धंसती हुई तस्वीर सामने आई है, लालबाग का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया कि सड़क धंस गई। आपको बता दूं कि वेलिंगटन चौराहे से लालबाग जाने वाली रोड पर ये जो सड़क धंसने का मामला सामने आया, जहां पर कई फीट चौड़ी और कई फीट गहरी जो है सड़क धंस गई है, जिसके बाद आवागमन जो है वो प्रभावित हुआ है। और कहीं ना कहीं पूरे अगर हम सड़क धंसने के प्रकरण को देखें तो भ्रष्टाचार की जो नींव है वो इसमें भी नजर आ रही। इससे पहले हमने देखा था कि विकास नगर इलाके में कई फीट लंबी और कई फीट चौड़ी जो है सड़क धंसी थी। उसके बाद आज जो है लालबाग में चर्च के सामने ये सड़क धंसी है, जिसके बाद जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे सवाल बनना लाजमी है कि क्या जब सड़क का निर्माण कराया जाता है उस समय सड़क की गुणवत्ता चेक नहीं की जाती है। अगर गुणवत्ता चेक की गई थी तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि इतना बड़ा बीचों बीच सड़क पर होल निकल कर आया है, जहां पर जो आने जाने वाले वाहन चालक हैं वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सड़क को बनाने वाले जिम्मेदार अधिकारी क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होगी जिसने इस सड़क का निर्माण किया था, या फिर उस सड़क को बनवाने वाले जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ एक्शन रहने वाला है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार के नींव पर ये बनाई गई सड़क है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो आज एकाएक खुल गया है। अब देखना होगा इस पर आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर कानपुर से, जहां पर हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा। गैंग का मास्टरमाइंड यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही कारोबारियों को फंसाकर वसूलता था लाखों रुपए। गिरोह के 5 लोगों में 3 युवतियां शामिल। हौसना के जाल में फंसाती थी। AK-47 वाली भतीजी ब्लेंडिंग मटेरियल व्यापारी के गिरोह ने बनाया शिकार। तो गिरोह की युवती ने दर्ज कराई थी दुष्कर्म की FIR। मामले में बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी का हुआ था जेल। तो जेल से छूटने पर व्यापारी ने पूरे रैकेट का खुलासा किया। बर्खास्त सिपाही और उसके भतीजी वाले गैंग पर FIR दर्ज, कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुका है ये गिरोह। 18/3/2021 को वादी हरिश्चंद्र पांडे आवास विकास कानपुर नगर के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 176 तो 2021 धारा 384-120B। इसमें अभियुक्त जो है एक उत्तर प्रदेश पुलिस में बर्खास्त सिपाही रवीन सिंह राजपूत, उसके कुछ अन्य साथी और एक महिला मित्र। इस संबंध में मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर चार्जशीट कर माननीय न्यायालय में प्रेषित की जा चुकी है। कल्याणपुर में 18 और ज्यादा जानकारी के साथ रामजी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी, हनी ट्रैप के द्वारा जिस तरह लोगों को फंसाया जाता था उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। जी मैं बता दूं आपको, ये पूरा मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड सिपाही है रघुवीर सिंह। ये इसने गैंग बना रखा है जिसमें कई ऐसी लड़कियों को उसने शामिल कर रखा है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं या बड़े लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना करके उनको अपने गैंग में शामिल करता है। उनको महिलाओं के माध्यम से उनको फंसाता है। फंसाने के बाद उन पर रेप का, छेड़खानी का या तमाम ऐसे आरोप है लगाने के बाद उनको जेल भिजवाने का काम करता है। यदि जेल जाए पहले उनसे तय तोड़ करते हैं, लाखों रुपए की वसूली करते हैं। वसूली के बाद यदि वसूली हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा उस पर मुकदमा दर्ज करा के जेल भेजा। ये मामला पूरा कानपुर का नहीं, कानपुर, जालौन, झांसी और यहाँ तक मध्य प्रदेश तक में कई ऐसे व्यापारी और कई ऐसे उद्यमी है जिनको इन हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाया गया और उनसे लाखों रुपए वसूली। जब ये मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पांडे जी का आया तो उन्होंने पूरे मामले में जेल गए। 3 महीने छूटने के बाद उन्होंने पूरे मामले खुद तहकीकात करी और कानपुर जो ADG जोन, जो इस वक्त ADG जोन प्रयागराज भानु भास्कर बनाया गया, वो जिस वक्त कानपुर से शिकायत की, पूरे मामले की जाँच कराई। जांच में सत्ता सामने आने के बाद उस सिपाही को तो बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही इस गैंग में शामिल एक लड़की की अरेस्ट हो जाती है। बाकी अन्य जो इस गैंग में शामिल उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी, इसके साथ ही साथ रामजी, अब कई और ऐसे मामले पहले भी सामने आए थे, क्या उनसे भी पूरी पूछताछ की जा रही है?
जी, इस पूरे मामले जब मैं जो आवाज निकास में पीड़ित व्यक्ति था उसकी शिकायत से जब मामले की जांच होती है, जांच में पूरी बात सामने आती है और ये मामला कानपुर का ही नहीं अन्य जिलों का, चाहे झांसी की बात करें, जालौन की बात करें, यहाँ तक मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें या फिर इंदौर की बात करें, वहाँ पर कई ऐसे लोग मामले सामने आने पर पूरे मामले की जाँच की गई, जाँच कराई जा रही है। इसके साथ ही कौन कौन लोग इस पूरे मामले में फंसे हैं, उनसे कितनी वसूली हुई है, उनकी पूरा लिस्ट बनाई जा रही है। इसके साथ ही गैंग में और वो लड़कियां जो और शामिल है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाए, क्योंकि जो सिपाही है उसको रिमांड पर लिया जाएगा, लड़की को रिमांड पर लिया जाएगा जो अरेस्ट हुई है। उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात होगी, उसके तय तक पुलिस जा करके जल्द उन सबको गिरफ्तार करेगी। क्योंकि यह मामला, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो अपने आप को इतना हाईटेक बना रखा है कि AK-47 जैसे जो घातक हथियार उनके साथ उन्होंने अपनी फोटो भी वायरल कर रखी है, अपने आप काफी हाई प्रोफाइल बना रखा है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जो ACP कल्याणपुर विकास पांडे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जब जांच में और भी जो लोग हैं उनको इस पूरे षड्यंत्र से बचाया जाएगा, उनको मुक्त किया जाएगा और आरोपियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राम जी इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अब बात रायबरेली की करेंगे, जहां पर रायबरेली में कलयुगी मां की मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी करतूत सामने आई, जहां एक नवजात बच्चे को पॉलिथिन से लपेटकर उसके ऊपर शॉल डालकर वहां से गुजर रही शारदा नहर की पटरी के किनारे फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने बच्ची को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी गाड़ी से स्थानीय लोगों के साथ नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक ठंड लगने की वजह से बच्ची की थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। फिलहाल अभी वह खतरे से बाहर है। हम सतीश यादव, ग्राम प्रधान रघुनाथपुर कटेली से। कोई बच्चा छोड़ के चला गया है, बेटी है। अभी मौके पे हम आए हैं मुंशीगंज से, प्रशासन को इतला किया हमने। हम सतीश यादव, ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार यादव, रघुनाथपुर कटेली हमारा गांव है। हम सुबह यहाँ पे जब जॉगिंग के लिए आए तो देखा कि जो है 2-4 लोग इकट्ठे हुए रहे। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बताया कि भैया किसी नवजात बच्चे को किसी ने फेंक के चले गए हैं। तो हमने जो है अपना स्वेटर उड़ा दिया है, उसको सुरक्षित कर दिया है। बाकी अब प्रशासन को और सबको इतला कर दिया गया है, सब लोग आ रहे हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने। वहीं गोरखपुर जिले में नगर निगम का प्रवर्तन दल ने मुखबिर की सूचना पर कई कुंतल पॉलिथीन बरामद किया है। वहीं पॉलिथीन के साथ पकड़े गए पॉलिथीन कारोबारी को सख्त चेतावनी देकर जुर्माना लगाया गया। भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार प्रदूषण को लेकर पॉलिथीन पर रोक लगाने की मुहिम चलाकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं नगर निगम प्रवर्तन दल के राजघाट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक व्यापारी के पास की छापेमारी कर भारी मात्रा में पॉलिथीन बरामद किया गया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह का कहना है कि शासन से मंशा के अनुरूप यह कार्रवाई चलती रहेगी। अगर एक व्यापारी बार बार पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए दंड दिया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।